हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2025, जो आपकी परीक्षाएं अगस्त में होने वाली है। उससे रिलेटेड हमने मॉडल पेपर प्रीवियसली मॉडल पेपर शुरू किए हैं और यह हमारा सेट नंबर 2 है। और इससे सेट नंबर 2 से संबंधित पहला वीडियो 50 क्वेश्चन का हमने अपलोड किया है और यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक बार फिर से दो क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी, यहाँ पे उपयोगी थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, दो जीवाणु हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग है उसमें हम ई कोली जो जीव होता है इसका प्रयोग करते हैं और एग्रो बैक्टीरियम का प्रयोग करते हैं। तो ये दो प्रमुख जीव होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइप मिस्टेक, ये हो जाएगा ई कोली और एग्रो बैक्टीरियम, तो इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दो जैविक समुदायों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है। तो किस लेयर पर करता है, नेटवर्क लेयर पर, एप्लीकेशन लेयर पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर या डाटा लिंक लेयर पर। तो किस पर करता है, ये प्रयोग करता है नेटवर्क लेयर पर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं रैम को। किसे बोलते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हो जाएगा रैम, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा होता है। जो सीपीयू होता है उसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें कंट्रोल यूनिट का कार्य पूछा जा रहा है। डिकोड प्रोग्राम को अनुदेश करना होता है या लॉजिक कार्य करना होता है या प्रोग्राम स्टोर करना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख कार्य क्या होता है इसका, इसका होता है डिकोड। जो भी प्रोग्राम उसके अंदर डिकोड किए गए हैं उसके अनुदेश काम करना। तो ये हो जाएगा इसका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की जो गति है वो अधिकतम किस में होती है। वायु में होती है, जल में होती है या निर्वात में होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की गति किस में होती है, वो होती है वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश जो चलता है वो सर्वाधिक किस में चलता है, निर्वात में चलता है। जबकि जल में कितनी होती है, ये होती है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है। तो ये कहाँ पे किया है, ये किया है नैनीताल के मुक्तेश्वर में, नैनीताल के मुक्तेश्वर में। तो सी इज द राइट आंसर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये कब की जाती है, 1896 में की जाती है, 1906 में की जाती है, 1910 में की जाती है या 1950 में की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो की जाती है 1906 में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष जंतु संरक्षण हेतु स्थापित किया गया। तो ये कब किया जाता है, ये किया जाता है 1972 में। 1972 में की जंतु के लिए संरक्षण किया जाता है। ये क्या जाता है, कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण। इसका मुख्य काम होता है कस्तूरी मृग का प्रजनन करना और वहां पे उसका संरक्षण करना। तो हिमालय कस्तूरी मृग, तो ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। राजकीय वृक्ष की बात हो रही है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा बुरांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मेती आंदोलन के जनक, मेती आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कल्याण सिंह रावत को। किसे कहा जाता है, कल्याण सिंह रावत को। ये क्या करते हैं, मेती आंदोलन की शुरुआत करते हैं जिसमें एक पौधा लगाया जाता है। गांव में क्या लगाया जाता है, पौधा लगाया जाता है, लड़की के मायके वाले उस पौधे की देख रेख करते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम ज्ञान परिषद का मतलब प्रथम ज्ञान संगति आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। प्रथम ज्ञान संगति जो हुई थी वो आई थी पाटलिपुत्र में। तो ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है? इसके द्वारा हर्षवर्धन द्वारा की गई है। तो किस नाटक की रचना की है? ये की है प्रियदर्शनी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्र माँ देवी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पूर्वी गंग, या हो जाएगा होयसल, या पश्चिमी चालुक्य, या हो जाएगा काकतई। तो इसका हो जाएगा सीधा राइट आंसर, ये हो जाएगा काकतई। लीलावती लेखक भास्कर द्वितीय था। एक बार फिर से, लीलावती लेखक भास्कर जो द्वितीय था ये क्या था? चिकित्सक था, ये संगीतक था, या मूर्तिकार था, या गणितज्ञ था? तो एक अच्छे गणितज्ञ, बी इज द राइट आंसर। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो कौन सी पुस्तक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बनता है पेपर में। तो हो जाएगा मिलन पनाव, क्या हो जाएगा? मिलन पनाव। तो सीधा राइट आंसर। सब क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? सोना चांदी के सिक्के तो उस समय थे 1:35। तो इसका हो जाएगा 1:35। एक सोने का सिक्का 35 चांदी के सिक्कों के बराबर होता है, तो इसे बोलते हैं 1:35। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 1:35। गधे क्या था? गधे क्या था? सिक्का था, भूमिकर था, व्यापार करता, ये एक सैन्य अधिकारी था। तो ये क्या था? तो ये क्या था? सिक्का। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान जिरल किस वंश से संबंधित था? तो किससे था? चेर वंश था, पांड्य वंश था, चोल वंश था, और सैन्य अधिकारी था। तो ये चोल, चेर और पांडा ये दक्षिण भारत में होते हैं। तो ये हो जाएगा चेर वंश से संबंधित था। किससे था? चेर वंश से संबंधित था। तो ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करा था? गोविंद द्वितीय ने, अमोघ वर्ष ने, इंद्र द्वितीय ने, या कर्षण प्रथम ने? तो ये किसने किया था? ये किया था कर्षण प्रथम ने। तो इज द राइट आंसर। मौर्य काल में प्रणयम था, तो ये क्या था? आपातकालीन कर था, प्रेम विवाह था, भूमि अनुदान था, या भूमिकर था? तो ये क्या था? ये एक प्रकार का आपातकालीन कर था। तो इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हरा था? तो नागभट्ट द्वितीय किसने हरा था? यह हरा था गोविंद तृतीय ने। किसने हरा था? गोविंद तृतीय ने से हरा था। 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो बहुत खतरनाक प्रश्न, सभी जानते होंगे लगभग इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। तो बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक अल्तुनिया, इसका प्रतिद्वंदी नहीं था। मलिक अल्तुनिया इसका प्रतिद्वंदी नहीं था। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो किस? अग्नि को समर्पित है, इंद्र को समर्पित है, वरुण को समर्पित है, या आदित्य को? ये किसे समर्पित है? सबसे ज्यादा इंद्र को समर्पित। सबसे ज्यादा मंत्र किस? इंद्र को समर्पित, भगवान इंद्र को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। इसकी रचना है अमीर खुसरो की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नूर जुंटा का सदस्य नहीं था?
तो नूर जुंटा का सदस्य कौन नहीं था इसमें से? तो ये था महबत खान। महबत खान ये नूर जुंटा का सदस्य नहीं था। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस ये तो सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। जॉन साइमन यदि हम जॉन साइमन की बात करते हैं तो ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, क्योंकि जॉन साइमन कौन थे? इन्होंने 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति करते हैं, इनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति। यदि पूछा जाए कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की जाती है? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता। साइमन कमीशन भारत आता और सर्वप्रथम कहाँ आता? भारत के मुंबई में आता। तो ये फैक्ट याद रखना, साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में की जाती है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता, सर्वप्रथम मुंबई में आता और भारत के वासी इसे काले झंडे दिखाकर इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो सर जॉन साइमन इसका सदस्य नहीं था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? वित्तीय विकेंद्रीकरण बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बनता है एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाराम व खीमादेव दो सगे भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हो जाते हैं? तो किस आंदोलन के दौरान शहीद होते हैं? नमक सत्याग्रह आंदोलन के, कुली बेगार आंदोलन के, डोलापाल के आंदोलन के, या भारत छोड़ो आंदोलन के? तो कब शहीद होते हैं? ये होते हैं, डी इज द राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हो जाते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर। और ये उत्तराखंड के कुमाड़ गांव से थे, इसलिए उत्तराखंड के कुमाड़ गांव में आज भी 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है इन दोनों भाइयों की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मैनो हाइजेस्ट किस भाषा में लिखी है? तो किस भाषा में लिखा थे? मैं लिखा थे फारसी भाषा में। किसमें है? फारसी भाषा में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? अनासक्ति योग टीका पुस्तक कहाँ लिखी थी? तो ये लिखी थी बागेश्वर की कोसानी में। 15 दिन के दौरान ये कोसानी में रहते हैं 15 दिन, और वहाँ पे लिखते हैं अनासक्ति योग टीका 1929 में। तो कोसानी, और कोसानी को इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा? कोसानी को। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो टिहरी राज्य का राजा कौन था? यह था मानवेंद्र शाह। 1949 में ये होता 1 अगस्त 1949 में टिहरी राज्य भारत संघ में विलय हो जाता है और उस समय राजा होते मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? सुदर्शन शाह, ललित शाह, महिपति शाह या फतेह शाह? तो ये होते हैं सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत के प्रथम राजा होते हैं सुदर्शन शाह। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ता कालू मेरा संबंधित थे कुली बेगार आंदोलन से, 1857 के विद्रोह से, डोलापाल के आंदोलन से, या चिपको आंदोलन से? किससे संबंधित थे? आप लोगों से पूछ जा रहा। तो ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं कालू मेहरा, और यह 1857 की जो क्रांति होती है उसमें ये सबसे पहले पूछते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होते हैं? पूछते हैं। और मैंने बिल्कुल इनके बारे में हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ा। यदि आप इनकी कहानी सुनोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री की वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने इनके बारे में डिटेल से पढ़ा। और यदि आपने अभी तक भी हमारा यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ठीक है। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में, जो मध्यकालीन ग्रंथ में से उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, ये उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? तारीख ए बदायूं, जहांगीरनामा,
शाहजहांनामा या बाबरनामा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबरनामा। बाबरनामा उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित नहीं है, इसमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं है, तो बाबरनामा। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? केनिया से नहीं गुजरती, इंडोनेशिया से नहीं गुजरती, मेक्सिको से नहीं गुजरती, ब्राजील से नहीं गुजरती। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन। तो विषुवत रेखा मैक्सिको से नहीं गुजरती, मैक्सिको, तो बी इज द राइट आंसर। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य का परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो किसका होता है? मोहिनीअट्टम का, कृष्णाट्टम का, यक्षगान का या भरतनाट्यम? तो ये हो जाएगा यक्षगान, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला, कैसी श्रृंखला? धरातलीय पर्वत श्रृंखला है संसार की सबसे लंबी, तो ये हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो डी इज द राइट आंसर। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये धरातलीय सबसे लंबी संसार की पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट, जहां पर पूर्वी घाट, इधर से पूर्वी और इधर से पश्चिमी घाट दोनों अगर मिलते हैं तो क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ आकर नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों आकर मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, छपेगा या पेपर बिल्कुल, क्योंकि ये लगभग हर एक एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, बार बार देखने को मिलता है उत्तराखंड की ओर से। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन नहीं पहुंचा, तो ये हो जाएगा डोलामाइट। क्या हो जाएगा? डोलामाइट, या आपको यहाँ पे मिल जाएगा ग्रेनाइट। तो दो ऑप्शन हो जाएंगे इसके, तो डोलामाइट या ग्रेनाइट। यहाँ पे आपको अगर डोलामाइट में लगा है ग्रेनाइट, तो ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन सा पठार अरावली या विंध्याचल श्रेणी के मध्य स्थित है? अरावली और विंध्या श्रेणी के मध्य, तो कौन सा? मालवा पठार। कौन सा है? मालवा पठार, ए इज द राइट आंसर। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो कहा जाता है क्यूबा को, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है, यहाँ पे नहीं कहा जा रहा कि सतलज की सहायक नदी नहीं है, तो सतलज की कौन सी सहायक नदी नहीं है? ये हो जाएगी रावी नदी, सीधा राइट आंसर। रावी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भागलपुर को, वाराणसी को, संदरी को या जमशेदपुर को? तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटा टीला बांध किस नदी पर बना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। तो किस पर बना है? ये बना है बेतवा नदी पर, तो डी इज द राइट आंसर, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम्स में देखने को मिलता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये क्या कहा है? CWG का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? 3 जनपद, 4 जनपद, 5 जनपद या 6 जनपद? तो कितने जनपद है? यह 5 जनपद, तो सी इज द राइट आंसर। खेर किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? ये उप अल्पाइन वनों है, या शीतोष्णी कटिबंधीय है, या उप कटिबंधीय वनों में है, या शीत कटिबंधीय वनों में? तो किस में आता है? खेर आता है उप कटिबंधीय वनों के अंतर, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह अभ्रक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है? भगीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित है, भिलंगना नदी का उद्गम क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित है, या यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित है? यह टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क के अंदर क्या सम्मिलित है? टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र, तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही।
यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।